साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव एक बार फिर आपका स्वागत है इस लाइव में। साथियों, तकनीकी समस्या के कारण लाइव हमारा एक बार रुक गया था। साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शायद मैंने पहले भी लाइव के शुरुआत में बता दिया था कि आज मैं धीरे बोलूँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन आज लाइव मैं इसलिए आया हूँ कि लगातार कई लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे थे, मैं उनका कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। पहले मैं सचिवालय मीटिंग में था, फिर सीएमओ में राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग में था, और उसके बाद कार्यालय पे बायोलॉजी जो जीव विज्ञान 2018 व्याख्याता के जो अभ्यर्थी आए उनके साथ उनके संबंधित अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं के निस्तारण में मैं लगा हुआ था। उसके बाद अब मेरे दोस्त की लाइब्रेरी में गया, जो चीज़ें, क्योंकि जो आज मीटिंग हुई थी पहले समिति की मीटिंग में सुझाव मांगे गए हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? समिति की मीटिंग में सुझाव मांगे गए थे, जो पूर्व आरपीसी चेयरमैन और अन्य कई सदस्य थे। आज मुझे भी बेरोजगारों की तरफ से बुलाया गया था, और कम से कम ये तो अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी सतर्क होकर कमेटी बनाई। यार, वो 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से कैसे हो, कैसे पूरी हो, कैसे जो कुछ कमियां हैं उनको दूर की जाए, और एक कमेटी का गठन किया। और आज हमसे भी सुझाव मांगा गया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। लेकिन साथियों, जो हम आंदोलन लगातार कर रहे थे, हम लगातार भर्ती प्रक्रिया लंबित को जल्द से जल्द पूरी हो, नई भर्तियाँ निकाली जाए, सिस्टम में सुधार हो, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियाँ, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। आपने देखा होगा कि बाहरी राज्यों में जो बिजली विभाग की भर्तियों को परीक्षा के अंदर 31 में 21 दिए गए थे, अब राजस्थान में कर दिए गए। सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर के लिए साफ मना कर दिए गए थे, उसकी घोषणा हो गई। धीरे धीरे हमारी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और शायद मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि साथियों कि आज जो कई लोग लंबित भर्तियों को लेकर कमेंट कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आज जो मेरा लाइव है वो लंबित और नई भर्तियों को लेकर नहीं है। ये लाइव है जो मुझसे जो समिति बनी है, जो 1 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। अब शनिवार को उसकी दूसरी मीटिंग है, और वो इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार मैं 9 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगार को लड़ाई में जॉब मिले, बेरोजगारों को न्याय मिले। आपने देखा होगा कि जो 9 दिन महापड़ाव डाला, उसके अलावा जो उपचुनावों में जब हमने मोर्चा खोला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, मंत्री से मुलाकात हुई, और अब मुख्यमंत्री जी खुद ने मीटिंग ली, और मीटिंग के बाद उन्होंने कमेटी का गठन किया, और आज सुझावों के लिए मुझे बुलाया गया। तो साथियों, मैं कई सुझाव दे के आया था। कई सुझाव यदि मुझसे रह गए तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हाँ ये रह गए, क्योंकि मुझसे लिखित में भी मांगा गया है। कल तक मुझे लिखित में भी उनको देना है। आज मैं उनके सामने मजबूती से आपकी बात रख के आया हूँ। साथियों, प्रयास पूरे रहते हैं कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। हालांकि जिस प्रकार पिछले दिनों के जो घटनाक्रम थे, हालांकि कई चीज़ों से मुझे हताशा मिली थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था, जितना आप पहले जितनी जो मैं हर समय आप लोगों के लिए तैयार रहता था, शायद ऐसा मैं 24 घंटे आपका साथ नहीं दे पाऊँ, लेकिन जितना समय मिलेगा मैं आपका साथ दूंगा। आज मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं उनके सामने आपकी बात रख सकूँ, क्योंकि खेती के बारे में किसान जानेगा, और युवाओं के बारे में वो युवा जानेगा जो समस्याओं को बारीकी नज़र से देखा है। उनके सामने मैंने मजबूती से बात रखी है। क्या क्या मांगे मैंने उनके सामने रखी है, आपको मैं बताना चाहूँगा। लेकिन साथियों, जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इस लाइव को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पे हो चाहे वो फेसबुक पे हो, क्योंकि उन तक बात पूछे कि आज मीटिंग में क्या हुआ। क्योंकि वो मुझे कॉल और मैसेज ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, और वैसे मेरी तबीयत ख़राब होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन मैंने जो 7 से 8 बार आंसर किया, उसके कारण मेरा शरीर डैमेज था। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले जो मार्च में कोरोना आया था, उसके बाद लगातार मैंने किराया माफ़ी, लगातार कोरोना में बीकानेर, आरपीसी, जहाँ जाना मैं पीछे नहीं हटा, हमेशा लगातार बेरोजगारों के लिए लड़ता रहा हूँ। लेकिन अब ज़रूर मेरी आज तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है। कई विपरीत परिस्थितियाँ भी हैं जिनसे मैं जूझ रहा हूँ कुछ दिनों से, और विपरीत परिस्थितियों के कारण मैं खुद भी एक तरह से विचलित भी हूँ और परेशान हूँ। लेकिन सच को कोई आँच नहीं, और एक दिन सच की जीत होगी। मैं इतना जानता हूँ, परिस्थितियाँ इंसान की गलत हो सकती है, लेकिन जब परिस्थितियाँ सही होंगी, सबके सामने सच्चाई आएगी, तब वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, निशब्द हूँ, लेकिन मैं, मेरा काम, मेरा कर्म, और जो मैं काम करूँगा वो जवाब देगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि समय रहते हर चीज़ से पर्दा हट जाता है, आज नहीं तो कल हटेगा। क्योंकि आजकल इस ज़माने में सब लोग अपने छोटे से लालच के खातिर एक सच्चे इंसान को भी
बेईमान साबित कर देते हैं। लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, निस्वार्थ किसी से बिना कुछ लिए लगातार आवाज़ उठाता रहता हूँ। आज गया क्योंकि जब समिति का गठन हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि सब इसमें हमारे सुझाव भी शामिल किया जाए, हम बता सकते हैं बेरोजगारों की पीड़ा क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दिया था, कम से कम मेरी बात उन तक पहुंची और मुझे बुलाया गया। सुबह 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपको आना है और आज मीटिंग है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि क्योंकि मीटिंग में एक सुझाव के लिए बुलाया गया। किसी व्यक्ति को बुलाते तो शायद उसको पता भी नहीं होता, लेकिन जो युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ मुझसे बुलाया तो मुझे अच्छा लगा, मैं उनकी बात बड़ी मजबूती के साथ रख सका। साथियों, पहली बार मैं 9 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, कभी भी बेरोजगारों के लिए कमेटी नहीं बनी, कभी भी बेरोजगारों को बुलाया नहीं गया, समस्या हुई पहली बार की। धीरे धीरे हमारा संघर्ष लगातार एक सफलता की ओर अग्रसर है, लगातार हमारे कार्य भी हो रहे हैं। जो बिजली विभाग की भर्तियों का जो परीक्षा केंद्र बाहर दिए गए तो राजस्थान में हमने हमारे संघर्ष के बदौलत करवाए। EWS के अभ्यर्थियों को भी राहत मिली। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए मना कर दिया गया तो उसकी भी हाँ हुई है। और इसके अलावा और भी कई मुद्दे धीरे धीरे समस्या का हल होगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मीटिंग ली। मैंने एक बार पहले लाइव में कहा था कि मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई है, जल्द ही वो मीटिंग लेंगे और कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि मीटिंग में जो एक कमेटी का गठन किया, कमेटी ने आज मीटिंग किया, शनिवार को फिर मीटिंग करेगी। 1 महीने के अंदर उनको पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। अब रिपोर्ट में क्या होगा, हम भी सुझाव दें, हम भी भागीदारी बने। साथियों, मैंने जो सुझाव दिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यदि आपके पास भी कोई अच्छे सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे बताइए। मेरे नंबर 94 60 19 75 75, मेरे नंबर 94 60 19 75 75 पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे भेजिए। कोई अच्छा सुझाव हो तो मैं उसको लेटर पैड पे लिख के सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा, उन कमेटी समिति तक पहुँचाने का काम करूँगा, जिससे मेरे प्रदेश के बेरोजगारों का भला हो, अच्छा हो। साथियों, जितने लोग लाइव जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अचानक आया हूँ तो कई लोगों तक बात पूछे, क्योंकि मैं फ़ोन और कॉल का जवाब जब तक मेरी तबीयत सही ढंग से नहीं हो पाएगी, विपरीत परिस्थितियाँ नहीं टल पाएंगी, जब तक मैं नहीं दे पाऊँगा। थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत है कई चीज़ों को लेकर, मैं खुद भी कुछ दिनों से परेशान हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे समय मिलेगा, जहाँ मेरी अंतिम सांस है, जब तक दम है, मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। साथियों, मैंने आज उनके सामने मैं ये जो चीज़ें हैं वो लिखित में मैं पूछाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ भी बताना चाह रहा था आप लोगों को एक चीज़ कि जब मैं मीटिंग में गया करीब 12 सवा 12 बजे थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, मैंने बताया करीब 8-9 साल से 9 साल से हमारा संगठन बना हुआ है, ये चीज़ समस्याओं की हम लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे सुझाव मांगे तो मैंने सुझाव दिया कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, क्योंकि कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परीक्षा होगी, कम से कम बेरोजगार को पता हो, वो तैयारी कर सके। मैंने उदाहरण दिया पटवारी का कि 16 लाख बेरोजगार जो है आज इंतजार कर रहे हैं कि मैं रीट की तैयारी करूं, पटवारी करूं। कई लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, कई लोग कोचिंग करते हैं। ऐसे में असमंजस की स्थिति में पटवारी की एग्जाम कब होगी, कम से कम उसको पता चले कि इस तारीख को एग्जाम होगा, इसका वो लक्ष्य निर्धारित करे, तैयारी निर्धारित करे। ये चीज़ मैंने मजबूती से पटवारी के एग्जाम का उदाहरण देते हुए मैंने बात की। भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली हो, ये बात भी मैंने मजबूती से उनके सामने रखी। एक चीज़ मैंने उनके सामने ये भी रखी कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मैंने 2 उदाहरण दिए कि अधिकारियों की, क्योंकि वो भी अधिकारी और भी कार्यविभाग के भी अधिकारी शामिल थे, तो लापरवाही कई अधिकारियों के द्वारा होती है, ऐसा नहीं कार्यविभाग के द्वारा है, और भी जो संबंधित विभाग के अधिकारी। मैंने 2 उदाहरण दिए उनके सामने। पहला उदाहरण मैंने दिया रीट शिक्षक भर्ती 2016 का, जो देख लीजिए कोई तकनीकी खामी नहीं आ गई एक बार। मैंने उदाहरण दिया रीट 2016 का कि 927 पदों पर वो साइंस मैथ के वैकेंसी आई, तो उसमें केवल बहुत कम पद भरे गए। आज भी 877 पद मूल पद खाली है, वही 826 अंग्रेजी में खाली है। केवल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज वो लोग भटक रहे हैं, क्योंकि उनमें अधिकारियों की कमियां थी। मैंने एक एक चीज़ बताई कि कोर्ट में मामला गया, कब निस्तारण, सारी चीज़ बताई कि इसमें बेरोजगार की कहाँ कमी है, उनके सामने बात रखी। दूसरा उदाहरण दिया मैंने प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग का दिया उदाहरण कि इसमें अधिकारियों ने जानबूझकर इस फाइल को रोका 1534, जिन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के जनता को बचाने का काम किया। और उसमें क्या लिखा गया, एजी से राय ली गई रेडियोग्राफर भर्ती के जजमेंट को लेकर, भर्ती है प्रयोगशाला सहायक, और जान वो कहा कि इसमें फर्जी अनुभव आए। मैं साहब उनको जेल में डाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। जब भर्ती सेफ है, जो इसे एग्जाम देने वाले सही हैं, जो गलत है उसको मुकदमा दर्ज करिए। क्या मतलब है,
आप बताइए इसमें विभाग की लापरवाही है कि नहीं है? बोले मानते हैं। तो 2 भर्तियों को उदाहरण देकर मैंने कहा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए कि जानबूझकर अधिकारियों की लापरवाही की सजा बेरोजगार भुगते। आज सुप्रीम कोर्ट में 826 जो उर्मिला देवी का जो अंग्रेजी वाला है वो लटक रहे हैं, साइंस विद वाला लटक रहे हैं, संस्कृत विभाग वाला लटक रहे हैं। हालांकि मैंने गेरा साहब को भी कहा साहब मामला आपके पास है, इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेकर निस्तारण किया। तो गेरा साहब ने मीटिंग में उनको नोट किया जो चीज़ उनको समझ में आ रही थी, मैं सुझाव दे रहा था, वो नोट कर रहे थे वहाँ। तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द निस्तारण करने का उन्होंने आश्वासन दिया। साथियों सुप्रीम कोर्ट से एसएलबी का मामला अब मैं मजबूती से अब लगातार उठा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी, आज भी बात रखी थी। लोग मुझे पता है कि पीड़ित है, लेकिन मैं कुछ समय से ही आपकी बात उठा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस प्रकार 2018 के 3500 बेरोजगारों को खुशियाँ मिले, आपको खुशियाँ मिले, मैं पूरी ताकत के साथ आपकी बात रखूंगा। लेकिन जो आज की लोगों के अब कमेंट आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लंबित भर्तियां एनएम जीएनएम पंचायत राज एलडीसी तमाम जो भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता, इन सबको लेकर आ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं ये केवल भर्तियों के सुझावों के लिए मुझे बुलाया गया कि कोई अच्छे सुझाव हो तो बताओ कि भर्तियां समय पर कैसे पूरी हो, क्या क्या सुझाव है। साथियों मैंने 2 उदाहरण और दिए, एक साहड़ा का, एक सुजानगढ़ का। साहड़ा का जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के वो 1600 पदों के लिए वहाँ अनशन पे बैठे हैं, मेरे प्रत्याशी के घर के बाहर बैठे हैं। मैंने उदाहरण दिया मैंने सुजानगढ़ का जो 14% स्कूल व्याख्याता भर्ती में पद वापस जुड़ाने की मांग कर लेकर बैठे हैं। दोनों उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि साहब एक तो जो बेरोजगार पीड़ित है, संबंधित भर्ती का जो बेरोजगार है किसी भी भर्ती से, उनको उनकी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो वहाँ एक सदस्य, उनका नाम तो नहीं जानता, मैं अध्यक्ष के अलावा 4-5 सदस्य और भी थे, उन्होंने पूछा बताओ कैसे समस्या का निस्तारण हो सकता है। मैंने बताया कि संबंधित डिपार्टमेंट हो, एक लीगल का आपका अधिकारी हो, आपकी कमेटी हो, और आप जारी कर दीजिए इस भर्ती जो समस्या आ रही है, इस भर्ती के 2 लोगों को बुलाया जाता है। तो उनको बुलाकर उनकी समस्या जानिए। आपको लगता है उनकी मांग जायज़ नहीं है, उनकी मांग गलत है, अनलीगल है, तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करिए, जिससे न तो वो कोर्ट में जाएगा, न धरना प्रदर्शन करेगा, न हंगामा करेगा, कम से कम संतुष्ट होकर दूसरी तैयारी तो करेगा। आज वो कोर्ट में जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, पागलों जैसे घूम रहा है। एक पागलों जैसी स्थिति हो चुकी है आज उनकी। जो यथास्थिति देखी जाए, कैसे आज पढ़े कभी मुर्गा बन रहे, क्या स्थिति है, मैंने उनके सामने रखी। कम से कम बेरोजगार पीड़ित, बेरोजगार जो भर्ती संबंधित अलग अलग भर्ती, उनको बात रखने का मौका, एक माध्यम तो चाहिए, कम से कम वो बात रख सके। ये बात भी साथियों मैंने उनके सामने रखी है। वहाँ उपेन्द्र यादव की आवश्यकता नहीं हो, कोई भी पीड़ित बेरोजगार सीधा जाके अपनी बात रख सके कि हाँ मेरी ये पीड़ा है, कम से कम जो नहीं होने वाला उनको संतुष्ट करे। राजस्थान पुलिस वाले का भी उदाहरण दिया, तो उनके अभ्यर्थी भी आए थे 1 बजे सीएमओ में, मैं उनके साथ गया तो उनकी बात भी रखी थी। 1-2 की वार्ता में संतुष्ट नहीं, दोबारा उनकी वार्ता होगी। मैंने उनके ऊपर निर्णय छोड़ दिया, मेरा काम था भाई आपका साथ देना। उन्होंने मुझे कहा जितना मैंने साथ दिया, उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई है, साथ गया हूँ, और जब भी बुलाया मैं साथ हूँ। लेकिन अब क्या होता है, अब दोबारा शाम को एक बार उनकी वार्ता फिर हो सकती है, लेकिन अभी तक उनके साथी वहाँ डटे हुए। साथियों आधिकारिक जिम्मेदारियों की जो मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग आज जो लाइव है केवल सुझावों को लेकर है, जो मुझसे सुझाव मांगे गए थे। शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि बेरोजगारों को लेकर जो कमेटी बनी है, फिर उसके बाद राय के लिए बुलाया गया। कभी बुलाया नहीं गया आज तक, कभी नहीं कि कमेटी का गठन हुआ, बुलाया गया, सुझाव मांगे नहीं। पहले जो घर बैठे ऐसे बैठे लोग नियम बना रहे थे, उनको पता नहीं कि आज बेरोजगार की समस्या क्या है। लेकिन जो मैंने सुझाव दिए, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यदि कोई कमी हो तो बताना, और कोई आपका नया सुझाव हो तो मुझे जरूर 9460197575 यानी कि 9460197575 ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करें। जरूर कोई सुझाव होगा तो मैं जरूर चुनकर उनके सामने भेजूंगा। कई अभ्यर्थियों ने मुझे सुझाव भी भेजे थे। साथियों मैं ये कह रहा हूँ सभी विभाग प्रतिवर्ष समय पर आरपीएससी, चयन बोर्ड, अन्य संस्थाओं को अनुशंसा भेजे, प्रतिवर्ष को भेजे कि हमारे पास इतने पद खाली हो, प्रतिवर्ष भेजे। ये भी हमने उनको सुझाव दिया। परीक्षा पेपर में विवादित प्रश्नों का जिम्मेदार पेपर सेटर होगा तथा उस पर अधिकारी रूप से कार्रवाई भी करी जाएगी, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो, क्योंकि कई लोगों का चयन हो जाता है, बाहर हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कॉमर्स के 4 अभ्यर्थी बाहर हो, जिन्होंने मिठाई बांटी, क्या बीतती उनके परिवार के उनके ऊपर, गलती अधिकारी करे, सजा बेरोजगार भुगते, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी मैंने सुझाव दिया है। राजस्थान की भर्तियों में बाहर राज्य का कोटा समाप्त किया जाए। नीचे देखो काफी योद्धाओं के, भगत सिंह के, देखो आजाद के, कई लोगों के कमेंट आ रहे होंगे बाहर राज्य कोटा कम किया जाए। अरे भाई मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया था, आज कह रहा हूँ बाहर राज्यों का कोटा तब समाप्त होगा जब हजारों की संख्या में तुम आ जाओगे। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, कमेंट कर दिया, थोड़ा फिर थोड़ी देर बाद गाली दोगे। लेकिन फिर भी यार कम से कम आप जो लोग साथ देने के बजाय नेगेटिव माहौल बनाते, कम से कम आप एक भर्ती करवा कर देखिए, कम से कम किसी एक बेरोजगार की समस्या हल करके देखिए। आज मैं कितने लोगों से सुबह शाम मिलता हूँ,
कितने लोगों की मैं भागता हूँ। कल भी मैं सीएमओ गया था, कल भी मैं कई अभ्यर्थियों को डेलीगेशन को साथ लेके गया था, आज भी गया था। जो साथ जाते हैं उनको पूछना, वो बताएंगे आपको कि मैं कितनी मेहनत उन अभ्यर्थियों के लिए करता हूँ। उनको वो खुद बता दें। कई लोग लाइव भी देख रहे हैं और वो आप लोगों को चर्चा भी करते हैं कि मैं साथ ले जाता हूँ, गाड़ी में बिठा कर साथ ले जाकर वार्ता करवा कर जितनी हो सके उनकी मदद करता हूँ मैं। दोस्तों एक चीज़ और जो नियुक्ति, जैसे मान लीजिए अभी सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग कर लिया, फर्स्ट ग्रेड में नंबर आ गया, छोड़ के चला गया। कम से कम 6 महीने का नियम तो ये लागू होना चाहिए कि जो छोड़ कर जा रहा है उसकी जगह नीचे वाले को मौका दिया जाएगा 6 महीने तक। लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो कम से कम उनको खाली मानते हैं ज्वाइनिंग 6 महीने तक मौका अन्य बेरोजगार को दिया जाए। ये मांग भी मैं उनके सामने रख रहा हूँ। भविष्य में कोई भी भर्ती हो वो एग्जाम पर हो, मेरिट के आधार पर नहीं हो कि हाँ 10वीं 12वीं BA इनके अंकों के आधार, नहीं, बिल्कुल नहीं हो। चाहे नर्सिंग, ज़्यादातर चिकित्सा विभाग में होती है, ये बात मैंने पहले भी रखी थी, पहले भी सहमति बनी थी, आज फिर बात रखी है। और जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो विद्या संबल योजना, इसका भी मैंने विरोध किया है कि उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि जहाँ मान लो भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है तो ऐसे में हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में सहयोग ले सकते हैं। इसके लिए मैंने कहा हाँ, आप मान लीजिए आप लोग इमरजेंसी में आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन जब नियमित भर्ती होगी, जब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा, समय पर भर्ती हो पाएगी, कम से कम 6 महीने और साल भर, चलो 6 महीने तो मान लो एग्जाम होता, परिणाम आता कीजिए, कम से कम 6, 8, 10 महीने, कम से कम एक निश्चित अवधि तय की जाएगी कि भर्ती कब पूरी होगी, भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो, पारदर्शिता के साथ हो। तो मैंने इसका विद्या संबल योजना का विरोध किया है। साथियों, सोशल मीडिया पे विरोध करने वाले बहुत आ जाएंगे, आपको उत्तेजित करने वाले बहुत आ जाएंगे, आपको भड़काने वाले बहुत आ जाएंगे, भ्रमित करने वाले आ जाएंगे। उपेंद्र यादव ने समझौता कर दिया, उपेंद्र यादव ने ये कर दिया, उपेंद्र यादव ये कर दिया। भाई, मैंने जो कुछ किया सियासत की आपके भविष्य के लिए की। आज कम से कम वहाँ जाकर आपकी बात तो रख रहा हूँ, आपकी पीड़ा तो पूछा रहा हूँ। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अभी एक शंभू पुजारी जी की जो उनकी डेथ हुई थी, आपने देखा होगा, उनके शव को लेकर यहाँ धरने प्रदर्शन कितने हुए, बहुत हंगामा हुआ, लगातार मीडिया में छाया रहा। लास्ट में क्या हुआ? वार्ता और समझौता, और उनको भी लिखित में मिला, उनको भी लिखित में मिला। उस पर तो आप लोगों ने सवाल नहीं उठाए, उन पर तो ये नहीं कि आप बिक गए, क्योंकि वो विपक्ष पार्टी के थे। जो मैंने किया 9 दिन तक, जो मुझे लिखित में मिला वही उनको लिखित में मिला, वही उन्होंने किया, वो मैंने किया। यार क्या, एक मैं सिंपल एक किसान का बेटा हूँ, एक राजनीतिक नहीं। लोग ट्रोल करते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले, जो हालांकि मीडिया छोड़ चुके हैं, सोशल मीडिया के हैं, मीडिया वालों की वजह से तो आज हमारा संगठन है और मैं खुद जिंदा हूँ। जिंदगी में ताउम्र मैं मीडिया का एहसान मानूंगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि किसी आदमी इतनी मेहनत करता है, उसको थोड़ा हौसला और मिल जाए तो आगे बढ़ सकता है। जो इंसान अपनी तबीयत, परिवार, सब कुछ छोड़कर लोगों के लिए लड़ता रहता है, सब कुछ भूल कर, मैं भूल गया मेरी ज़िंदगी कि हाँ, मेरा वो समय भी था कि जो हंसने बिताने घूमने में निकलना चाहिए था। मैं पिछले 3 साल से कोशिश करता हूँ मैं बाहर घूमने जाऊँगा, बाहर, फिर सोचता हूँ कल उसके साथ जाना, परसों उसके साथ जाना, 16 तारीख का दिन स्पोर्ट जाना, हर चीज़, हर टाइम टेबल, मैं हर चीज़ में बेरोजगार को दे रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मैं, वो कहते हैं ना, जो भगवान जानता है, मैं मेरे सच्चे दिल से कर रहा हूँ और अंतिम सांस तक करूँगा। हालांकि आज मुझे तकलीफ भी है, मैं खुश हूँ। साथियों, परीक्षा सेंटरों की वीडियोग्राफी करवाई जाए। मैंने कहा चुनाव में जब वोटिंग होती है तो वो उनकी वीडियोग्राफी होती है, तो उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, बेरोजगारों के भविष्य की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होनी चाहिए, बायोमेट्रिक भी होनी चाहिए। ये बात भी मैंने रखा है, दोनों चीज़ें मैंने रखी है। ये सुझाव थे, ये लंबी पेपर लीक प्रकरणों, फर्जी डिग्रियों, नकल प्रकरणों के दोषी के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होना चाहिए, इसमें तो अधिनियम बनाना चाहिए, कुछ भी कानून बनाना चाहिए कि जो योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठारघात करते हैं, धोखा करते हैं, पेपर लीक करते हैं, फर्जी डिग्री, ऐसा कानून बनाओ कि उसमें डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। एक बार किसी के साथ गलत करने से पहले 3 बार सोचे। मैंने कई बार उदाहरण दिए, मैंने कई ऐसे लोगों को देखे जेल के आ गए। लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, आज तक पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कहाँ से आउट हुआ। वो संदीप नेहरा आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आज तक सारी चीज़ें दबा दी गई है, फिर वो दोबारा उस जुगाड़ में लग जाएंगे। आखिरकार इन सब पे लगाम लगनी चाहिए मेरे साथियों।
आपको इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, कम से कम इस पे लगाम लगनी। जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसको शेयर करें, क्योंकि मैं ये चीज़ें हर युवा तक पहुंचाना चाहता हूं। युवा जागे और ये सारे सुझाव सरकार तक पहुंचाए, और कोई नए सुझाव हो तो मुझे बताइए। भर्ती परीक्षाओं में एक चीज़ और मैंने आज रखी है साथियों, कि आप देखते हो कि अध्ययनरत अभ्यर्थियों कह देते हो आप फॉर्म भर लो, फॉर्म भर लिया, उसने एग्जाम दे दी, उसका नंबर आ गया, कह दिया आपके योग्य नहीं हो, आपको बाहर कर दिया गया, फीस उससे ले ली गई, उसको बाद में बाहर कर दिया गया। ऐसे में नियम स्पष्ट बनाओ, भाई बिठा दिया तो लो, और यदि नहीं बिठाना चाहते हो तो उसको पहले ही मना कर दो, जिससे वो तैयारी, कोचिंग, फीस कुछ बर्बाद नहीं करेगा। नियम स्पष्ट होनी चाहिए, विज्ञप्ति में डाल दो, नंबर आता है, मिठाई बार बार कहते हैं अब अयोग्य। कई लोग कोर्ट में घूमते रहते हैं, भर्ती अटक जाती है। विज्ञप्ति जारी होने से पहले नियम योग्यता स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी विज्ञप्ति जारी हो, नियम और योग्यता जो भी स्पष्ट होनी चाहिए। विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये भी कह दो कि उनसे कई लोगों को समस्या हो तो 7 दिन में वो सुझाव दे। विज्ञप्ति जारी होने के बावजूद भी 2, 4, 5 दिन के लिए समस्याओं के लिए यदि कोई भी उनको दिक्कत है तो वो सुझाव के लिए उनसे मांग सकते हैं। जैसे अपन नहीं आंसर की जारी होती तो लोगों से मांगते हैं ना कि भाई हाँ ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन दीजिए, तो कम से कम उन तक बात पूछे कि हाँ ये समस्या है, इस समस्या की वजह से भर्ती अटक सकती है, इसमें सुधार किया जाए। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताइए। विज्ञप्ति जारी होने से पहले नियम योग्यता स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में नहीं अटके। साथियों, बोर्ड, आरपीएससी, अन्य संस्थाओं द्वारा जो प्रथम आंसर की के ऊपर मांगे गए ऑब्जेक्शन को बोर्ड तथा आरपीएससी तथा अन्य संस्थाओं की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। यानी कि जो प्रथम आंसर की जारी होती है ना, जो उसमें ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, तो बोर्ड, आरपीएससी तथा अन्य संस्थाओं की वेबसाइट पर उसको पब्लिश किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमें इन प्रश्नों पर जो आंसर की इन पर हमें ऑब्जेक्शन मिले हैं। और पब्लिश किए गए ऑब्जेक्शन जो प्रूफ पर क्रॉस ऑब्जेक्शन मांगे जाए, क्रॉस ऑब्जेक्शन मांगे जाए। पेपर सेटर से भी राय ली जाए। ऑब्जेक्शन सुनना, ऑब्जेक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्शन व पेपर सेटर की राय को ली जाए और फिर स्वतंत्र विशेषज्ञों के पास भेजा जाए, जिससे अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान होगा। ऑब्जेक्शन जो आए, फिर उसके बाद क्रॉस ऑब्जेक्शन आए, वो पेपर सेटर की राय क्या आई, और फिर वो एक विशेषज्ञ जो कमेटी उसके पास भेजा जाए, जिससे समय भी बचेगा, मामला कोर्ट में नहीं जाएगा और भर्ती उलझेगी नहीं और समय पे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। और आरपीएससी, बोर्ड व अन्य संस्थाओं के स्तर पर ही समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, विचार करना। ये चीज़ मैंने रखी है और ये मेरे किसी दोस्त के द्वारा मुझे भेजी गई थी। राजस्थान में आजकल एक चीज़ चल रहा है जिसको कहते हैं फोटो मॉर्फिंग और थंब क्लोन, कि लोग एक दूसरे की जगह फोटो चेंज करके डमी अंगूठा बनाकर एक दूसरे को एंट्री करने का खेल चल रहा है। इस पे भी सरकार रोक लगाए, इस पे भी कोई ना कोई ऐसा नियम बनाए, फर्जी लोग बाहर और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। सब लोग आप देखते हो ना, वो पकड़े गए, वहाँ से आए थे वो पकड़े गए, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए कुछ किया जाए। फोटो मॉर्फिंग और थंब क्लोन वाला जो मामला चल रहा है, लोग दूसरे आ रहे, अदले के बदले दूसरे बैठ रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। साथियों, और चीज जो लगातार मैंने जो रखी, मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। साथियों, जो चीजें मेरे पास थी मैंने उनके सामने रखी है और मुझे कल तक वापस उनसे लिखित मांगा, मैं कल उनको दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, जो अधीनस्थ बोर्ड की ईसीजी, रेडियोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी अधीनस्थ बोर्ड की जो परिणाम है अटके पड़े हैं, हालांकि कहा गया था रेडियोग्राफर का इसी वीक में आ जाएगा। तो साथियों 16 तारीख को आप सब पूछे, मैं भी आ रहा हूँ, चेयरमैन साहब से मिल रहे, क्यों नहीं आ रहा, बात भी रखेंगे और चाहते हैं जल्द से जल्द आपका परिणाम जारी हो। तो 16 तारीख को मैं अधीनस्थ बोर्ड 11 बजे आप लोगों से मिलता हूँ, आप आइए। बाहरी राज्यों से शादी होकर आने वाली जो लड़कियां, कई जो मान लीजिए बेरोड है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, यहाँ एक समस्या ज़्यादातर आई है
ST SC OBC कोई भी महिला वो वहाँ OBC में होगी तो उसको यहाँ जनरल में माना जाता है। कई अभ्यर्थियों का उनका नंबर आ गया, लेकिन वो इसलिए बाहर कर दिया गया कि वो जनरल में थे, OBC में नहीं थे। और ये न्यायालय में गया, न्यायालय में भी मामला उलझा और वो जीत नहीं पाए। लेकिन कोई OBC का है, OBC शादी करके आ रहा है, उसको OBC नहीं माना जाता। ऐसे में इनकी बात मैंने रखी है। कम से कम न्यायालय का आप हवाला दे रहे हो, कोर्ट केसेस का हवाला दे रहे हो, कम से कम यदि आप उनको सामान्य श्रेणी में मानते हो तो EWS का लाभ तो उन लोगों को मिलना चाहिए, उन लोगों को EWS में शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप उनको यहाँ सामान्य श्रेणी में शामिल करें तो EWS का लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए, बात भी मैंने रखी है। साथियों, हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को शेयर भी करना है। जितना हो सके मैं हर बेरोजगार के लिए कर रहा हूँ, और मुझसे कोई बेहतरीन करना चाहता है वो स्वागत है, कभी भी आ सकता है, वो कर सकता है। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमने सियासत की, समझौता किया, उसके परिणाम धीरे धीरे होंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को उसका लाभ मिले, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और साथियों, यदि मैं इन दिनों कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो बुरा मत माना, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है और जल्दी आपके बीच में आऊँगा। लेकिन थोड़ी सी कई विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है, सामना मैं अकेला कर रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश का हर बेरोज़गार, हर व्यक्ति अपनी समस्या उपेन्द्र यादव को बताता है। कार्यालय में मैं आज भी गया तो कम से कम 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से मिला हूँ। हर पीड़ा, हर सब कुछ मुझे बताते हैं। कई लोग रोने भी लग जाते हैं। कल भी एक लड़की नागौर से आया, उनका फ़ोन आया कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरा भाई नहीं है, और रोने लगी। मैंने कहा ऐसा मत बोल, पिताजी तो नहीं है, भगवान ने छीन लिया, लेकिन आप कह रहे हो भाई नहीं है। भाई है, उपेन्द्र यादव आपका भाई है, जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। तो मेरा ये सपना है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं हर बेरोजगार की खुशियों के लिए जीता रहूँगा। ज़िंदगी 2 पल की है, पता नहीं कल रहे ना रहे, लेकिन ज़िंदगी ऐसी अनमोल होनी चाहिए कि हर व्यक्ति खुश हो जाए। अरे कम से कम किसी को खुश नहीं कर सके तो किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए। कम से कम उसके हर दुख में साथ रहे, उसको संभाले और कहे कि मैं तेरे साथ हूँ। व्यक्ति उसी से खुश हो जाता है। 2 लफ्ज़ वो प्यार से बोल ले, विपरीत परिस्थितियों में साथ देते तो आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये दुनिया विपरीत है, हर व्यक्ति की खुशियों से चलती है। लेकिन समय बड़ा बलवान है, समय बदलता है। आज कई लोगों की मैं दुर्दशा में देख रहा हूँ कि कई लोग कि हमारी बढ़ती अटकी पीढ़ी है, लोग बात नहीं कर रहे, लोग मजाक बनाते, कई चीज़ें वो बताते रहते हैं, उनकी पीड़ा मैं देखता हूँ। लेकिन ना कहूँगा कि सबकी पीड़ा मैं देखता हूँ, लेकिन आपसे कई गुना मैं खुद भी कई विपरीत परिस्थितियों को लेकर मैं तैयार, लेकिन नहीं, हंस के जीता हूँ, अपने लिए, औरों के लिए जीता हूँ और जीता रहूँगा। जल्द अगले लाइव में मिलूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई मुझे सुझाव देना चाहिए, किसी कोई भी समस्या हो तो मेरा जो 94601975 9460197575 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं वहाँ से मैसेज उठा लूँगा। और जल्द ही मैं अलग एक और लाइव में जब भी कोई अच्छी अपडेट होगी तो आपके बीच में आऊँगा। लेकिन जो राजस्थान पुलिस वाले जो 14% वाले वहाँ बैठे हैं, उनके सब मुझे पता है, जितनी मदद होगी मैं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।